कहानी की शुरुआत होती है एक धूमकेतु से जो लगातार धरती की तरफ बढ़ता जा रहा होता है। न्यूज में बताया जाता है कि ये धूमकेतु बहुत जल्द ही धरती से टकराने वाला है। इस वजह से जाहिर सी बात है कि हर इंसान का मन उदास हो जाता है। लेकिन इन्हीं सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी जिंदगी पर इस न्यूज का कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे ही एक इंसान को दिखाया जाता है जिसका नाम है जिन। जिन इस न्यूज को लेकर जरा भी परेशान नहीं होता, बल्कि वो अपने भाई सियाओ के साथ घूमने जाने का प्लान बनाता है। दरअसल जिन की कंपनी के ओनर जिंग ने घूमने जाने के लिए एक नया ऑफर निकाला होता है, तो इसी मौके का फायदा उठाकर जिन अपने भाई को लेकर ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिन कंपनी में जॉब तो करता है, लेकिन वो किस्मत पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है, इसलिए वो लॉटरी में बहुत सारा पैसा लगाता है क्योंकि उसे यकीन है कि एक दिन न एक दिन वो अचानक अमीर बन जाएगा। इसके अलावा जिन को अपनी कंपनी में काम करने वाली एक लड़की सेन भी पसंद होती है और वो चाहता है कि अमीर बनकर उसे इम्प्रेस करे। अब कंपनी का ओनर जिंग आते ही इस ट्रिप की शुरुआत करता है, लेकिन जिंग अपने एम्प्लॉयज की गिनती नहीं करता, जिसकी वजह से जिन और सियाओ बस मिस कर देते हैं। लेकिन आखिरकार जिंग उन्हें बस में चढ़ा लेता है। अब ये सब सबसे पहले बस से उतरकर एक शिप पर चढ़ जाते हैं, जिसकी मदद से वो लोग समंदर की यात्रा शुरू कर देते हैं। अब इस शिप में जो ड्राइवर है उसका नाम है डिक। वो हर एक पैसेंजर को अपना परिचय देता है और इस यात्रा को मजेदार बनाने के लिए सबको एंटरटेन करता है। इसी दौरान जिंग सबको बताता है कि उसकी कंपनी का स्टॉक वैल्यू बढ़ गया है, जिसकी वजह से अब सबकी सैलरी 10% बढ़ जाएगी। ये न्यूज सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जिन की खुशी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि उसे अभी अभी पता चला है कि उसकी खरीदी हुई लॉटरी में 72 करोड़ रुपए लग गए हैं। इस खुशी में वो शिप के अंदर ही डांस करना शुरू कर देता है और सबको ये खबर बता देता है। लेकिन तभी शिप का ड्राइवर डिक नोटिस करता है कि समंदर में बहुत तेज तूफान उठ चुका है और एक बहुत बड़ी लहर उनकी तरफ बढ़ रही है। ये देखकर सब डर जाते हैं। डिक सबको ऑर्डर देता है कि सब तुरंत लाइफ जैकेट पहन लें। सब उसी की बात मानते हैं, लेकिन मुसीबत अब और बढ़ जाती है जब एक बड़ा जहाज उन पर आने लगता है। डिक हार नहीं मानता, वो किसी तरह अपने शिप को उस बड़े जहाज से टकराने से बचा लेता है, लेकिन ऐसा करते करते उनका शिप समंदर की गहराई में डूब जाता है। तभी वो देखते हैं कि एक विशाल व्हेल उनकी तरफ बढ़ रही है, मगर किस्मत से एक बड़ी लहर उस व्हेल को दूसरी दिशा में ले जाती है। कुछ समय बीत जाता है और दोपहर होते होते उनका शिप एक अनजान समंदर के किनारे पर आकर गिरता है। अब हर पैसेंजर शिप से बाहर निकलकर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं बची होती कि वो कुछ कर पाएं, इसलिए वो सब बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब जिनको होश आता है तो सबसे पहले उसे अपनी लॉटरी याद आती है। वो तुरंत अपनी डायरी से लॉटरी का टिकट निकालता है और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो जंगल की तरफ बढ़ता है और चलते चलते उसे एक लड़की की चीख सुनाई देती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उन्हीं में से एक पैसेंजर होती है जिसका नाम है सेन। जिन देखता है कि सेन का पैर एक बड़े पत्थर के नीचे दब गया है। वो तुरंत उसकी मदद करता है और उसे बाकी पैसेंजर्स के पास ले आता है। इस तरह सब एक जगह इकट्ठा होकर पूरी रात वहीं बिताते हैं। अगले दिन सुबह सब पैसेंजर डिक से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी कंपनी में फोन करके हेल्प मांगे, लेकिन डिक बताता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस आइलैंड पर कोई नेटवर्क नहीं है। अब उनके बीच एक प्रोफेसर भी होता है जिसका नाम है सी। उसका मानना है कि साइंटिस्ट्स की बात पूरी तरह सच थी। असल में उसे लगता है कि न्यूज में दिखाया गया वही धूमकेतु इसी जगह आकर गिरा है और इसी वजह से अब इस धरती पर शायद ही कोई इंसान बचा हो। ये बात सुनकर सारे पैसेंजर्स और भी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन जिन ही अकेला ऐसा होता है जो इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता क्योंकि उसका मन अब भी उसी लॉटरी में अटका होता है। उसे पूरा यकीन होता है कि वो जल्द ही अमीर बनने वाला है और इसीलिए वो बिल्कुल नहीं चाहता कि उसकी मौत इस जगह पर हो। धीरे धीरे टाइम के साथ इस आइलैंड पर बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सब पैसेंजर्स को मजबूर होकर पत्थरों के नीचे आश्रय लेना पड़ता है। अगले दिन सुबह सब मिलकर जंगल के अंदर जाने का फैसला करते हैं क्योंकि यहाँ जिंदा रहने के लिए उन्हें खाना चाहिए था, तो वो सब खाने की तलाश शुरू करते हैं। कुछ पैसेंजर्स को पेड़ पर कुछ फल दिखाई देते हैं, लेकिन परेशानी ये होती है कि कोई भी पेड़ पर नहीं चढ़ पाता सिवाय डिक। तो डिक अपनी पूरी कोशिश से जितने भी फल तोड़ सकता है उतने तोड़कर वापस शिप पर लौट आता है। समय के साथ ये लोग सीख जाते हैं कि इस जगह पर कैसे जिंदा रहना है और एक दिन वो अपने कलरिंग जैकेट्स की मदद से एक बड़ा इमरजेंसी मैसेज लिखते हैं और साथ ही शिप की कुछ चीजों का इस्तेमाल करके उसे और मजबूत बनाते हैं। अब सब लोग मिलकर एक टावर बनाते हैं ताकि वो बाहर की दुनिया से कांटेक्ट कर सकें, लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी वो इसमें नाकाम हो जाते हैं। तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है। जब सब ध्यान से देखते हैं तो समझते हैं कि ये धमाका उनके शिप के अंदर ही हुआ है क्योंकि जिनका भाई सियाओ शिप को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर कंपनी का ओनर जिंग बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन पहली बार कोई भी उसके गुस्से को सीरियसली नहीं लेता और सब उसे इग्नोर कर देते हैं। इन सब के बाद डिक कुछ खाना और पानी लेकर वापस आता है, लेकिन कुछ पैसेंजर्स वो खाना खाकर शिकायत करने लगते हैं क्योंकि उनके मुताबिक उस खाने में टेस्ट नहीं है। ये सुनकर डिक को बहुत गुस्सा आता है। वो सबको साफ साफ बता देता है कि अगर उन्हें इस आइलैंड पर जिंदा रहना है तो उन्हें यही खाना खाना पड़ेगा। फिर डिक सबको एक गुफा में ले जाता है जहाँ वो रात बिताने के लिए आग जलाते हैं। इसी दौरान जिन
जिन फिर से सैन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन सैन उसे बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देती। इन सब के बाद पूरा ग्रुप फैसला करता है कि अब से उनका लीडर होगा डिक, क्योंकि उनके मुताबिक डिक का नॉलेज और एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा है। डिक भी उनका ये प्रपोजल मान लेता है। अगले दिन सुबह वो पूरे ग्रुप को कई हिस्सों में बांट देता है। कुछ लोग खाने की तलाश करेंगे तो कुछ लोग कुकिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे। शुरुआत में ये सिस्टम सबको अच्छा लगता है और हालात थोड़ा आसान भी हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे डिक अपने लीडरशिप पावर के चलते बहुत अहंकारी हो जाता है। अब वो छोटी छोटी बातों पर सब पर गुस्सा करने लगता है। ये सब देखकर जिनको अच्छा नहीं लगता तो वो रूल्स तोड़कर कुछ दिनों के लिए घूमने निकल जाता है। जब वो वापस आता है तो डिक उसे जोर से डांटता है, यहाँ तक कि वो सेन को भी मारता है, क्योंकि सेन जिन का सपोर्ट कर रही होती है। ये सब देखकर जिन का गुस्सा फूट पड़ता है और वो डिक से फाइट शुरू कर देता है। आखिरकार लड़ाई में जिन हार जाता है और डिक उसे सजा के तौर पर रस्सी से उल्टा बांधकर पेड़ पर लटका देता है। वो बाकियों को चेतावनी देता है कि अगर किसी ने भी रूल तोड़ा तो उसका भी यही हाल होगा। रात होते ही सियाओ किसी तरह अपने बड़े भाई जिन को पेड़ से नीचे उतार लेता है। अगले दिन सुबह जिन फैसला करता है कि अब वो इस आइलैंड पर बिल्कुल भी नहीं रहेगा, तो जिन अपने भाई सियाओ को भी अपने साथ शामिल कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो समंदर के पास पहुंचता है, सैन उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि उसका मानना होता है कि ये बहुत बड़ा रिस्क है। मगर जिन की सोच अलग होती है। वो सैन को अपनी लॉटरी टिकट दिखाता है और कहता है इस लॉटरी के लिए इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर दोनों भाई एक छोटी बोट लेकर अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक सफेद भालू दिखाई देता है। वो देखते हैं कि भालू मर चुका है। इसे देखकर जिनके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वो सोचता है कि इस भालू की खाल से वो रात में गर्म रह सकते हैं। तो वो दोनों उस मरे हुए भालू को लेकर वापस आइलैंड पर लौट आते हैं। लेकिन ये देखकर डिक फिर से बहुत गुस्सा हो जाता है। वो उन्हें दोबारा सजा देता है और अपमान भी करता है। और जब उसे पता चलता है कि जिनके पास एक लॉटरी टिकट है तो वो उसे और ज्यादा टॉर्चर करने लगता है। अब जब सियाओ को इस लॉटरी के बारे में पता चलता है तो वो अपने भाई जिनसे कहता है कि उसे उस लॉटरी के पैसे में से आधा हिस्सा दे दे, लेकिन जिन इतना लोभी होता है कि वो अपने भाई को भी मना कर देता है। समय के साथ सबको एहसास होने लगता है कि अब वो इस जगह से कभी नहीं निकल पाएंगे। यहाँ तक कि कंपनी का ऑनर जिंग भी अपनी बेटी की फोटो निकाल कर देखता है और अपनी जेब में रखे सारे पैसे फेंक देता है, क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि इस जगह पर पैसे की कोई कीमत नहीं रही। इस तरह उनका 21वां दिन बीत जाता है और डिक का रवैया पहले से भी ज्यादा बुरा हो जाता है। वो सबको बहुत ज्यादा काम कराता है और जिन व सैन को खाना लाने की जिम्मेदारी देता है। दोनों मजबूरी में मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं और ऐसा रोज रोज करते करते उनके बीच एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। शाम होते ही सब एक जगह बैठकर मीटिंग करते हैं, जहाँ जिंग कहता है कि उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ये जगह इंसानों के रहने लायक बन सके। उसकी ये बात सुनकर कई लोग उसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन डिक को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो गुस्से में साफ कह देता है कि जो उसके रूल्स नहीं मानेंगे उन्हें अभी इसी गुफा से बाहर निकल जाना होगा। ये सुनकर पूरा टीम दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक ग्रुप का लीडर जिंग बनता है और दूसरे का लीडर डिक। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि ज्यादातर मेंबर्स जिंग के ग्रुप में चले जाते हैं, जबकि डिक के साथ सिर्फ सैन और कुछ गिने चुने लोग ही रह जाते हैं। अब रात के अंधेरे में हाथों में मशाल लिए जिंग की टीम गुफा से बाहर निकल पड़ती है। कुछ दूर जाने के बाद वे एक तबाह जहाज को खोज लेते हैं और यह जहाज उनके पुराने जहाज से काफी बड़ा होता है। इस वजह से उन्हें जरूरी सामान बहुत आसानी से यहीं से मिल जाता है। अब जब सुबह होती है तो वे समझ पाते हैं कि यह जहाज असल में कितना बड़ा है। इसे देखकर वे सब बहुत खुश हो जाते हैं। इस खुशी में सियाओ और जिन आपस में यह प्लान बनाने लगते हैं कि अगर उन्हें लॉटरी का पैसा मिल गया तो वे उससे क्या क्या करेंगे। दूसरी तरफ दूसरी टीम भारी परेशानी में पड़ जाती है, यहाँ तक कि वे रोजाना का खाना भी जुटा नहीं पाते। यह सब जिन देखता है, इसलिए वह सेन को अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। अब सेन पूरे जहाज का चक्कर लगाती है, जिसे देखकर उसका मन खुशी से भर जाता है। रात होते ही सेन जिन को अपने निजी जीवन के बारे में बताती है। वह बताती है कि उसका पति किसी और से प्यार करता था, इसलिए उसने उसे डिवोर्स दे दिया। बातों बातों में दोनों एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं, लेकिन तभी जेंग वहाँ पहुँच जाता है। उसकी मौजूदगी के कारण सेन वापस अपनी टीम में लौट जाती है और पूरी टीम को इस नए जहाज के बारे में बता देती है। इस खबर को सुनते ही डिक की पूरी टीम अगली ही सुबह इस नए जहाज पर पहुंच जाती है। अब जेंग सभी का स्वागत करता है और यहाँ जिंदा रहने के लिए एक नया नियम बनाता है। वह हर किसी में कुछ ताश के पत्ते बांट देता है और बताता है कि अब से यही उनके पैसे होंगे, यानी जो भी कोई काम करेगा उसे इन ताश के पत्तों के रूप में भुगतान मिलेगा और इन पत्तों का इस्तेमाल करके वे एक दूसरे से खाना या बाकी जरूरी चीजें खरीद सकेंगे। इस प्रस्ताव को सुनकर सब लोग उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन डिक नहीं मानता, इसलिए वह वहाँ से चले जाता है। इन सब के बाद जेंग जिन को याद दिलाता है कि उन्हें इस आइलैंड से निकलना होगा, लेकिन जिन साफ कह देता है कि वह यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता। वो तो चाहता है कि सब लोग यहीं रहकर अच्छी तरह से बस जाएं। ये सुनकर जिन और उसका भाई सियाओ पूरी तरह चकित हो जाते हैं। वे प्लान करते हैं कि अब से वे जेंग की गुलामी नहीं करेंगे, इसलिए दोनों भाई यह शिप छोड़कर निकल जाते हैं और इस तरह उनका 100 दिन आता है। वे दोनों एक तबाह हो चुके हेलीकॉप्टर में शरण लेते हैं, लेकिन जिन का मन अब भी अपनी लॉटरी में अटका होता है। वो बार
बार बार अपने पास रखे कैलेंडर को देखता है, क्योंकि उसके पास अब सिर्फ 29 दिन बचे हैं। इन दिनों के अंदर उसे लॉटरी का पैसा उठाना है, नहीं तो यह एक्सपायर हो जाएगा। अब चूंकि वे शिप से बाहर आ चुके हैं, उनके पास मछली पकड़ने का सही इक्विपमेंट नहीं है, इसलिए उन्हें मछली पकड़ने में नाकामी मिलती है। धीरे धीरे दोनों भाई समझ जाते हैं कि इस आइलैंड से निकलने का कोई रास्ता उनके पास नहीं है, इसलिए उन्हें मजबूरन शिप पर वापस लौटना पड़ता है। जिन देखता है कि यहाँ जेंग ने उन ताश के पत्तों से एक अलग दुनिया बना दी है। अब यहाँ हर कोई ताश की बजाय सामान का लेन देन कर रहा है। अब जिन जेंग के पास जाता है और बताता है कि वह क्यों वापस आया है, साथ ही मछली पकड़ने के लिए उपकरण मांगता है, लेकिन जेंग उसे कोई मदद नहीं देता, बल्कि उसे वहाँ से भगा देता है। जब रात होती है तो सैन एक मछली लेकर जिन के पास आती है, लेकिन जिन उसे नहीं लेता, क्योंकि सैन अब भी जेंग की टीम में है और वह उसे पसंद नहीं करता, तो वह सैन को वापस भेज देता है। इस तरह 90 दिन गुजर जाते हैं और जिन के सारे सपने टूट जाते हैं। अब उसके लिए लॉटरी के पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण खाना हो जाता है, क्योंकि बिना खाने के वह बहुत जल्दी मर जाएगा। इसलिए वह लॉटरी को नजरअंदाज कर देता है और उसे पास में रख देता है। और ठीक उसी समय आसमान से एक मछली गिरती है। जिन कुछ समझ ही नहीं पाता और फिर अचानक मछलियों की बारिश होने लगती है। जिन सोचता है कि शायद कोई तूफान है जिसकी वजह से ये मछलियां यहाँ आ रही हैं। हालांकि आसपास कहीं कोई तूफान नहीं होता, लेकिन जिन इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसके पेट में भूख है। इसीलिए दोनों भाई ये मछलियां खाना शुरू कर देते हैं। और जब उनका पेट भर जाता है तो जिन के दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वे प्लान करते हैं कि इन मछलियों को डिक और जेंग के पास बेचा जाएगा और बदले में बाकी जरूरी सामान इकट्ठा किया जाएगा। वे इस प्लान के अनुसार काम करने लगते हैं, लेकिन ऐसा करते करते दोनों टीमों में फाइट शुरू हो जाता है। हालांकि ये झगड़ा जिन ने जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन उसे यह अच्छा लगता है क्योंकि जेंग और डिक दोनों उन्हें नापसंद करते हैं। इन सब के बाद सियाओ डिक की टीम को बताता है कि अगर वे जेंग से मछली पकड़ने का नेट ला सकते हैं तो उन्हें मुफ्त मछलियां दी जाएंगी। ये सुनकर डिक मान जाता है और नेट लेने के लिए जेंग के पास जाता है, लेकिन जेंग मना कर देता है। वो कहता है कि नेट अभी मिलेगा जब उसे पूरी मछलियों का आधा हिस्सा मिल जाएगा। ये सुनकर डिक बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर से उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। जैसा पहले था, इस बार भी दोनों भाई दूर से फाइट को मजे से देखते हैं और इसी तरह शाम तक समय गुजर जाता है, लेकिन फाइट बंद नहीं होती। ठीक इसी समय अचानक एक फ्लैशलाइट जलती है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यह जिन ने शिप की चीजों से बनाई है। जिन बताता है कि उन्हें उन जगहों को ढूंढना चाहिए जहां धूमकेतु नहीं गिरा, लेकिन जेंग इसका विरोध करता है। वो मानता है कि धूमकेतु की वजह से सिर्फ यही आइलैंड बचा है, बाकी सब कुछ पूरी तरह तबाह हो गया। इस बीच सेन जिन का सहारा बनती है। इसके कारण जिन उन्हें अच्छे से समझा पाता है कि अगर वे इस शिप को ठीक करेंगे तो यहाँ से निकलने का रास्ता मिलेगा। ये सुनकर सबको फिर से उम्मीद लौट आती है और वे सब जिन को अपना नया लीडर चुन लेते हैं। अब जिन सबको अलग अलग काम की जिम्मेदारी देता है। कुछ मेंबर्स को मौसम और समंदर की टाइड पर नजर रखने का काम मिलता है, लेकिन इस बीच डिक उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि वह अपने नए लीडर पर भरोसा नहीं करता। अब जिन शिप की बैटरी से अपना फोन चार्ज करता है और उस फोन की मदद से बाकी लोगों को अपने परिवार से कांटेक्ट करने का मौका देता है। इससे सभी का जिन पर विश्वास और बढ़ जाता है। अब इस तरह वे इस आइलैंड पर अपने दिन खुशी खुशी बिताते रहते हैं। एक दिन वे मिलकर अपनी शिप को पाथरों के बीच से बाहर निकाल देते हैं और शिप की बैटरी का इस्तेमाल करके एक पार्टी करते हैं। पार्टी में सब डांस करते हैं और हर मौका एंजॉय करते हैं। इसी दौरान जिन और सैन का रोमांस भी चलता रहता है। कुछ दिनों बाद वे फिर से एक और पार्टी करते हैं और तभी उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई देती है। इससे दोनों भाई और डिक पास के पहाड़ की चोटी पर जाते हैं और उस आवाज का स्रोत ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस बीच जिन कहता है कि यह आवाज हर 12 दिन में आती है। जब तीनों पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं तो वे आवाज का स्रोत ढूंढ लेते हैं। वे देखते हैं कि समंदर में एक जहाज चल रहा है और उसमें पटाखे फट रहे हैं, इसलिए ये आवाज उसी पटाखे की है। ये देखकर डिक बहुत खुश होता है। वह प्लान करता है कि वह सबको बताएगा कि उन्हें लेने के लिए एक शिप यहाँ आई है, लेकिन दोनों भाई ऐसा नहीं सोचते। वे प्लान करते हैं कि इस खबर को किसी को नहीं बताएं और इस तरह वे सभी पर राज कर सकेंगे। इसके बाद डिक सबको इस शिप के बारे में बताता है, लेकिन इसे झूठ साबित करने के लिए दोनों भाई सबके सामने डिक को पागल कह देते हैं और समझाते हैं कि यहाँ कोई शिप नहीं आई। अब चूंकि सभी का जिन पर विश्वास बढ़ गया है, इसलिए वे भी इस बात को मान लेते हैं और डिक को एक फ्रिज में बंद कर देते हैं। अब सियाओ एक नया रूल्स लागू करता है और वह ये है कि रात में कोई भी पहाड़ की चोटी पर नहीं जाएगा। कुछ दिनों बाद हर मेंबर डिक को पागल कहकर उसे चिढ़ाने लगता है और ये सब देखकर जिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह अच्छे से जानता है कि डिक बिल्कुल भी पागल नहीं है। इसीलिए दोनों भाई एक नया प्लान बनाते हैं। वे इस आइलैंड से निकल जाएंगे, लेकिन अपनी लीडरशिप नहीं छोड़ेंगे। अगली सुबह जेंग सियाओ को कुछ ताश के पत्ते ऑफर करता है और बदले में अपनी लीडरशिप छोड़ने को कहता है। यहाँ सियाओ जान जाता है कि जेंग लगातार ताश का इस्तेमाल करके मछली खरीद रहा है और इसी वजह से वह उनकी लीडरशिप लेना चाहता है। ये सब समझते ही सियाओ जेंग को उसकी बेटी का पर्सनल वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करता है। वो बताता है कि अगर जेंग तुरंत अपनी कंपनी की सारी संपत्ति अपने नाम नहीं करता तो यह वीडियो सबको दिखा देगा। ये देखकर जेंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साथ ही वह मानता है कि इस
आइलैंड के बाहर सब कुछ तबाह हो चुका है, इसलिए वह आसानी से अपनी सारी संपत्ति सियाओ को दे देता है। इसके बाद सियाओ जिन को अपना असली प्लान बताता है। वो कहता है कि अब वे जेंग से मछली पकड़ने का नेट चोरी करेंगे और इसे इस्तेमाल करके यहाँ रहेंगे। साथ ही वह बताता है कि उसने जेंग की सारी संपत्ति अपने नाम कैसे कर ली। ये सब सुनकर जिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो समझ नहीं पाता कि उसका भाई इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है। अगली सुबह कुछ मेंबर जिन को किडनैप करके समंदर तट पर ले जाते हैं। जिन देखता है कि सैन उसे कोई सरप्राइज देना चाहती है, इसीलिए वे उसे यहाँ लाए हैं। और यह सरप्राइज है कि सैन अब जिन से शादी करना चाहती है। हालांकि यह जिन का सपना था, लेकिन सपना पूरा होने के बावजूद उसका मन खुश नहीं होता, क्योंकि वह यहाँ से किसी भी तरह बाहर निकलना चाहता है। इसलिए वह चिल्लाकर सबको बताता है कि ये सब झूठ है। सच में उस दिन एक जहाज आया था और डिक बिल्कुल भी पागल नहीं है। इसके बाद वह डिक को खींचकर मदद करने को कहता है, लेकिन डिक कोई मदद नहीं करता, क्योंकि अब तक उसने खुद को सच में पागल मान लिया है। ये सब देखकर हर कोई जिन को पागल समझता है और उसे मारता है, लेकिन जिन हार नहीं मानता और सबको समझाने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि सेन को भी। लेकिन सेन सोचती है कि जिन उसे इग्नोर करना चाहता है, इसलिए वह उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। और इस तरह कई और दिन बीत जाते हैं और वही दिन आता है जब वह जहाज आने वाला है। अब रात होते ही डिक, सियाओ और जिन हर मेंबर को ड्रिंक पिलाते हैं ताकि वे आसानी से यहाँ से भाग सकें। इसके बाद डिक अपनी पुरानी शिप में अंदर जाता है और आग लगाने के लिए वहाँ के फ्यूल पाइप को तोड़ देता है, लेकिन फिर भी वह आग नहीं जला पाता। इस पर जिन आग की छड़ी लेकर आगे बढ़ता है और पूरी शिप में आग लगाने की कोशिश करता है ताकि रेस्क्यू शिप उन्हें देख सके, लेकिन यह भी असफल होता है क्योंकि आग की छड़ी समंदर में गिर जाती है और बुझ जाती है। यानी उनके पास जो आखिरी आग बची थी वह भी खत्म हो जाती है। इस बीच डिक ध्यान देता है कि जेंग के हाथ में एक सिगरेट है। यह देखकर उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वह तुरंत जेंग को इलेक्ट्रिसिटी शॉक देता है और उसका सिगरेट शिप के फ्यूल पाइप में फेंक देता है, जिससे पूरी शिप में आग लग जाती है। जिन इस मौके का फायदा उठाकर उस बुक को आग में फेंक देता है जिसमें जेंग ने लिखा था कि उसने अपनी सारी संपत्ति सियाओ को दे दी है। ये सब देखकर सियाओ बहुत गुस्सा हो जाता है। वह जिन का पीछा करता है और जिन अपनी जान बचाते हुए भागता है, लेकिन कुछ समय बाद सामने की जमीन खत्म हो जाती है और वह एक विशाल खाई पर पहुंचता है। जिन खुद को संभाल नहीं पाता और उस खाई में गिर जाता है। इसके बाद जब जिन होश में आता है तो वह देखता है कि सुबह हो गई है और उसके चारों ओर सैन के अलावा कोई नहीं है। वह बहुत आश्चर्यचकित होता है और सैन से पूछता है, तो सैन बताती है कि कल रात रेस्क्यू शिप यहाँ आई थी और सभी लोग उस शिप में चले गए, लेकिन वह जिन के साथ नहीं गई क्योंकि वह जिन के साथ रहना चाहती थी। सैन की यह बात सुनकर जिन समझ जाता है कि उसे यहाँ और 12 दिन रहना होगा और उसके बाद ही वे यहाँ से जा पाएंगे। दूसरी ओर जेंग और उसके मेंबर इस कठिन स्थिति से बचकर लौटे हैं। इस कारण वे लोगों में काफी पॉपुलर हो जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर जेंग अपनी संपत्ति से इस आइलैंड को खरीद लेता है और वहाँ घूमने के लिए अच्छे वातावरण की तैयारी करता है। अंत में हम देखते हैं कि जिन, जो कि 12 दिन बाद सैन के साथ लौटता है, उसने अपनी लॉटरी का पैसा भी पा लिया है और इस पैसे से वह और सैन अपने सपने पूरा करने लगते हैं और इस तरह यह मूवी यहीं समाप्त होती है।